नमस्कार, मैं चांदनी पाठक। कृषि समृद्धि में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। ब्रिटेन में पाए गए कोरोना के नया प्रकार महाराष्ट्र में पहुंच गया है। ब्रिटेन से लौटे महाराष्ट्र के 8 यात्रियों में नए कोरोना के लक्षण पाए गए। इसमें मुंबई के 5, पुणे, ठाणे और मीरा भाईदर के एक यात्री शामिल है। राज्य में लौटे यात्रियों में कोरोना के नए प्रकार का लक्षण पाए जाने के मद्देनजर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रशासन को अधिक सजग रहने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेश से दूसरे मार्गों से आने वाले यात्रियों को क्वारंटाइन करने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन से मुंबई में उतरने वाले यात्रियों को नियमों के अनुसार संस्थात्मक क्वारंटाइन में भेजा जाता है, लेकिन बीते कुछ दिनों में संज्ञान में आया कि दूसरे राज्यों के हवाई अड्डे पर उतरकर यात्री देश के भीतर यात्रा कर महाराष्ट्र में आते हैं, इसलिए उन पर नजर रखना संभव नहीं। केंद्र सरकार ने ऐसे विदेश से आने वाले यात्रियों को उनके हवाई अड्डे पर उतरने के बाद उन्हें क्वारंटाइन करे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कोरोना टीकाकरण की तैयारी की समीक्षा भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। प्रदेश सरकार मौजूदा शैक्षणिक वर्ष 2020 से 21 की राज्य बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षा अप्रैल के मध्य और कक्षा 10वीं की परीक्षा मई के शुरुआत में कराने पर विचार कर रही है। प्रदेश की स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने ट्वीट करके यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में कक्षा 12वीं की परीक्षा 15 अप्रैल के बाद और कक्षा 10वीं की परीक्षा 1 मई के बाद आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है। गायकवाड़ ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग से चर्चा के बाद राज्य में कक्षा 5वीं से 8वीं तक के लिए स्कूलों को फिर से शुरू करने का विचार है, लेकिन इसके पहले ब्रिटेन में सामने आए कोरोना के नए प्रकार और राज्य में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। गायकवाड़ ने कहा कि राज्य में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू करते समय विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई थी। उसी तरह कक्षा 5वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए सावधानी बरती जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। जी समूह की कंपनियों से जुड़े 15 ठिकानों पर सोमवार को आयकर विभाग ने छापेमारी की है। जी समूह पर फर्जी बिल के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की छूट लेने का शक है। आयकर विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस से मिली सूचनाओं के आधार पर यह छापेमारी की गई है। जी समूह द्वारा चोरी के संदेह के बाद सुबह 11 बजे के करीब आयकर विभाग के अधिकारी जी समूह के लोअर परेल, वर्ली समेत विभिन्न ठिकानों पर पहुंचे और छानबीन शुरू की। जी समूह की ओर से जारी बयान में कार्रवाई की पुष्टि करते हुए दावा किया गया कि यह छापा नहीं बल्कि सर्वे है। जी समूह के प्रवक्ता के मुताबिक आयकर विभाग के अधिकारी कंपनी के मुंबई और दिल्ली स्थित ऑफिस में पहुंचे थे, जहां उन्होंने कुछ जानकारियां मांगी थी। जी समूह के अधिकारियों ने यह जानकारी मुहैया करा दी है और जांच में पूरा सहयोग किया जा रहा है। दरअसल वस्तु और सेवा कर चोरी के मामले में विभाग ने पहले कुछ समय से मुहिम चला रखी है। विभिन्न सूचनाओं के आधार पर 7,000 कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इनमें से 187 को गिरफ्तार भी किया गया। यही वजह मानी जा रही है कि जीएसटी वसूली में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई और दिसंबर महीने में 1.15 करोड़ रुपए की जीएसटी प्राप्त हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। किसी भी फसल की एक फोटो से किसानों को पता चल सकता है कि इस बार का उत्पादन कैसे होगा और मिट्टी में कैसी खामियां हैं। यह समझ में आते ही वह समय रहते सतर्क हो जाएंगे और आवश्यक उपाय योजना कर फसलें बर्बाद होने से बच जाएगी। यह अति आधुनिकतम तकनीक के बूते संभव होने जा रहा है। इसके लिए कृषि विभाग एक सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है। राजीव गांधी साइंस टेक्नोलॉजी कमीशन मुंबई ने प्री प्रपोजल भेजने को कहा है। कृषि महाविद्यालय इसी की तैयारी में लगा हुआ है। प्रस्ताव की लागत राशि 17 लाख रुपए बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। अवैध संबंध और प्रेम संबंध देश में हत्याओं की सबसे बड़ी वजह में से एक है। साल 2019 में अवैध संबंधों के चलते महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 245 हत्याएं हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के हिसाब से महाराष्ट्र में प्रेम प्रसंगों और अवैध संबंधों के चलते 3 सालों में 1119 लोगों की जान ले ली गई है। गौरतलब है कि आंकड़ों के मुताबिक 2019 में अवैध संबंधों के चलते महाराष्ट्र में 245 लोगों की हत्याएं हुई।
जो देश में सबसे ज्यादा है। इसके बाद तमिलनाडु का नंबर आता है, जहां अवैध संबंधों के चलते 211 जिंदगियां खत्म हो गई। मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है, जहां अवैध संबंधों के चलते 169 लोगों की जान गई। देश भर में 2019 में अवैध संबंधों के चलते 1602 हत्याएं दर्ज की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। रामटेक क्षेत्र में आटा चक्की पर भीड़ होने के कारण घर लौट रही 13 वर्षीय किशोरी को जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर आरोपी अपने साथ पिपरियापेट परिसर में खिंडसी जलाशय के पास झाड़ियों में ले गया। वहां फोन कर अपने अन्य दोस्तों को बुलाकर सभी ने किशोरी से दुष्कर्म किया। मामले में लिप्त सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से सभी को 8 जनवरी 2021 तक पीसीआर पर भेजा गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए नागपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राकेश ओला रामटेक पुलिस स्टेशन पहुंचे और घटना का जायजा लिया। सीपी के मार्गदर्शन में नयन आलूरकर, पुलिस निरीक्षक प्रमोद मकेश्वर, कर्मचारियों ने लिप्त 5 आरोपियों के खिलाफ धारा 363, 376, सहधारा 4 और 5, 6 लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम 2012, सहधार 3 अनुसूचित जनजाति अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम 1989 के तहत मामला दर्ज किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। उत्तर नागपुर से दक्षिण नागपुर आवागमन करते समय भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। कई बार जाम में फंसना पड़ता है तो कई बार अन्य परेशानियां खड़ी होती हैं। ऐसे में अब सीधे उत्तर नागपुर और दक्षिण नागपुर को आपस में जोड़ने की योजना परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने तैयार की है। इंदौरा चौक से कमाल चौक, गोलीबार चौक, डागा, अशोक चौक से सीधे सकरदरा तक उड़ान पुल बनाने का विचार किया जा रहा है। इसे लेकर केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वर्धा मार्ग स्थित अपने आवास में बैठक की। बैठक में वरिष्ठ नगर सेवक दयाशंकर तिवारी, विधायक विकास कुंभारे, मोहन मते समेत NHEAI के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में ट्रैफिक समस्याओं को लेकर चर्चा भी की गई। समाधान के तौर पर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने इंदौरा चौक से सकरदरा तक उड़ान पुल बनाने का सुझाव रखा। यह उड़ान पुल इंदौरा चौक से शुरू होगा, बीच में कमाल चौक, गोलीबार चौक, डागा, अशोक चौक में उतरेगा। अशोक चौक पर भव्य सर्किल बनाया जाएगा। यहाँ से फिर उड़ान पुल का अंतिम छोर शुरू होगा, जो सीधे सकरदरा पर खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। हवा का रुख बदलने से नागपुर का मौसम भी बदला बदला सा है। बदरीला मौसम और कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी के बीच तापमान में उछाल आया है। ठंड से राहत का कारण यह है कि पूर्वी हवा से नमी आ गई है। 2 से 3 दिन तक मौसम में नमी बनी रहेगी। इस कारण फिलहाल बहुत ज़्यादा परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री व न्यूनतम तापमान 15.1 डिग्री सेल्सियस रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान की ऊपरी हवा में चक्रवात बनने से हवा का रुख बदल गया है। पूर्वी हवा चल रही है, जिससे तापमान में वृद्धि हो रही है। 3 से 4 दिन तक उत्तरी हवा आने की संभावना नहीं है। सोमवार सुबह से ही आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। दोपहर में थोड़ी धूप जरूर खिली, जबकि शाम में फिर बादलों का डेरा बना रहा। इस कारण ठंड का एहसास नहीं होगा। हवा की रफ्तार भी बेहद कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। आशा व गट प्रवर्तक कर्मचारी यूनियन ने कहा है कि कोविड टीकाकरण में आशा वर्कर की सेवा ली जाएगी, लेकिन उनकी जिम्मेदारी और मेहनताने पर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। परिणाम सकारात्मक आने पर श्रेय स्वास्थ्य विभाग लेगा। नकारात्मक परिणाम का आशा वर्कर पर ठीकरा फोड़ा जाएगा। उत्तर नागपुर में आशा व गट प्रवर्तन यूनियन की रविवार को बैठक में यूनियन के अध्यक्ष राजेंद्र साठे ने कहा कि हमें सतर्क रहना जरूरी है। कोविड संक्रमण काल में दिन रात मेहनत कराई गई, बदले में कुछ भी नहीं मिला। आंदोलन करने पर यूनियन के पदाधिकारियों पर केस किए गए। उन्होंने यह केस वापस लेने व कोविड टीकाकरण में आशा वर्कर की जिम्मेदारी व मेहनताना तय नहीं होने की स्थिति में तीव्र आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। दिसंबर महीने में जिन लाभार्थियों ने सरकारी अनाज नहीं उठाया है, वे अब 8 जनवरी तक अनाज उठा सकते हैं। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने इस संबंध में सर्कुलर जारी कर दिया है। राशन दुकानदार पॉज मशीन पर अंगूठा लेने के बाद लाभार्थी को अनाज वितरित करते हैं।
दिसंबर में पॉज मशीन में अनाज वितरण का डाटा देरी से अपलोड हुआ। 8 दिसंबर को डाटा अपलोड हुआ और इसके बाद ही लाभार्थियों को अनाज वितरित किया गया। कई लाभार्थी 8 दिसंबर तक राशन दुकान पहुंचे और अनाज नहीं मिलने पर बैरंग लौटे। दिसंबर खत्म होने के बावजूद 20% लाभार्थी दोबारा पहुंचे नहीं। डाटा अपलोड करने में हुई देरी के कारण लाभार्थियों को समय पर अनाज नहीं मिल सका। अन्न व आपूर्ति विभाग ने दिसंबर का अनाज 8 जनवरी तक वितरित करने का सर्कुलर जारी किया। जिन लोगों ने दिसंबर में अनाज नहीं लिया वे राशन दुकान पर जाकर सरकारी अनाज ले सकते हैं। पॉज मशीन का संचालन नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर दिल्ली से होता आया है। राशन दुकानों में अनाज तो हर महीने 2 से 3 तारीख तक पहुंच जाता है, लेकिन पॉज मशीन में अनाज वितरण का डाटा समय पर अपलोड नहीं होने से लाभार्थी बैरंग लौट जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। इसी के साथ आज के मुख्य समाचार यहीं समाप्त होते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए कृषि समृद्धि। नमस्कार।